हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का यह सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़बरदस्त होने वाला है। पहले जो हम लोग मौर्य वंश पढ़ चुके थे उसमें कुछ ही पॉइंट पढ़े थे। आज मौर्य वंश का बहुत सारा पॉइंट है बिंदुसार और अशोक के बारे में। मौर्य वंश का जो शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटा बिंदुसार और उनके उत्तराधिकारी बिंदुसार के बाद अशोक हुए। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन जा सके। तो अभी जस्ट ये वीडियो मैं बना रही हूँ इसलिए ताकि बहुत सारे वैकेंसीज बिहार में आ रहे हैं। और अभी बीएसएससी का जो वैकेंसी आया है, इसमें जो एग्ज़ाम होगा इसका जनवरी में एग्ज़ाम होने वाली है। संभावित तिथि तो अभी नहीं आई है, बस संभावित ये पता चला है कि जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम लोग अपना बने रहते हैं, तैयारी छोड़ना तो नहीं है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया था चामुंड राय द्वितीय ने चामुंड राय ने 983 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी या पुत्र बिंदुसार कहलाए। अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार। डाइमेकस भारत आया बिंदुसार के समय। बिंदुसार अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार का पुत्र या उत्तराधिकारी अशोक को कहा गया। मतलब मौर्य वंश में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसके बाद प्रतापी राजा में आए चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार के बाद आया अशोक। अशोक मगध की गद्दी पर बैठा 269 ईसा पूर्व में। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक अपने पुत्री और एक अपने पुत्र को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। पुत्र का नाम महेंद्र था और पुत्री उनकी संघमित्रा थी। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया अशोक ने। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत। अशोक ने 14 शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया, जिसमें उनकी भाषा जो थी प्राकृत थी और लिपि जो थी ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक तथा अरमाइक। सबसे ज़्यादा ब्राह्मी लिपि में उन्होंने शिलालेख को लिखा। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं, एकदम उर्दू के जैसा, जैसे उर्दू में हम लोग दाएं से बाएं लिखते हैं। ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं। अशोक के शिलालेख की संख्या 14 है, जिसकी खोज सर्वप्रथम किया था टी फैंतलर ने 1750 ईस्वी में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है 7वां। 14 शिलालेख में सबसे लंबा इनका है स्तंभ लेख 7वां। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है रुमिनदेई। सबसे बड़ा जो स्तंभ लेख है इनका 7वां है, और सबसे छोटा स्तंभ लेख जिसका नाम रुमिनदेई है। अशोक का नाम अशोक है मौसिकी एवं गुर्जरा अभिलेख में। मौसिकी जो आंध्र प्रदेश में है और गुर्जरा जो मध्य प्रदेश में है। अभिलेखों में अशोक को कहा गया है देवा नाम प्रिय।
अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। भाब्रू शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, किसमें? भाब्रू शिलालेख, राजस्थान में। कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें शिलालेख में। कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें शिलालेख में। सांची स्तूप मध्य प्रदेश का निर्माण अशोक ने करवाया। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया। भरहुत स्तूप है अशोककालीन, ये भी मध्य प्रदेश में है। भरहुत की खोज 1873 में कनिंघम ने किया। भरहुत की खोज 1873 में कनिंघम ने किया। श्रीनगर की स्थापना किया था अशोक ने ही। जम्मू कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर है, उसकी स्थापना किया था अशोक ने ही। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली उपगुप्त से। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली उपगुप्त से। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग अशोक के बारे में पढ़ के वहीं तक छोड़ देते हैं, लेकिन मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ को कहा गया है। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम कहलाती है। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया। मौर्य वंश अब खत्म हो चुका है, यहाँ से शुंग वंश की स्थापना स्टार्ट हो गया है। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया। शुंग शासकों की राजधानी थी विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध कराया था 2 बार। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध कराया था 2 बार। मनुस्मृति की रचना हुई थी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। मनुस्मृति की रचना हुई थी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। महाभाष्य के रचयिता भी पतंजलि ही थे। योग्य दर्शन के प्रतिपादक भी पतंजलि ही थे। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि। योग्य दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि को कहा गया है। तक्षशिला का यवन राजदूत हेलियोडोरस भारत आया था शुंग के 9वें राजा भागवत के समय। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ और शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। कण्व वंश का संस्थापक था वासुदेव। कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक और सातवाहन वंश का महानतम शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान जो कि महाराष्ट्र में है, उसका शासक महानतम शासक अगर पूछे तो कहेंगे गौतमीपुत्र सातकर्णी को। और ऐसे इस वंश का संस्थापक कौन है? सिमुक। सीसा का सिक्का चलवाया सातवाहनों ने। सीसा का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था सातवाहनों ने। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा भी शुरुआत की थी सातवाहनों ने। सातवाहनों की भाषा या लिपि थी प्राकृत भाषा थी और ब्राह्मी लिपि थी। कलिंग जो कि उड़ीसा में है, कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक था महामेघवाहन। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक था महामेघवाहन। चेदी वंश का शक्तिशाली शासक था खारवेल।
चेदी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था खारवेल। हाथी गुम्फा शिलालेख उत्कीर्ण कराया था कलिंग नरेश खारवेल ने। चेदी वंश का यह सबसे महान शासक था खारवेल। हाथी गुम्फा शिलालेख उत्कीर्ण कराया था कलिंग नरेश खारवेल ने। हाथी गुम्फा शिलालेख स्थित है उदयगिरी पहाड़ी में, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे। हिंद यूनानी थे, शक थे, पहलव थे, फिर कुषाण थे। सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे हिंद यूनानी, उसके बाद शक, फिर पहलव और कुषाण। हिंद यूनानियों की राजधानी थी साकल। हिंद यूनानियों की राजधानी साकल थी। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए हिंद यूनानियों ने, जिसको इंडो ग्रीक कहते हैं हिंद यूनानी को। सैनिक शासन व्यवहार में लाया ग्रीकों ने। भारत में आने वाला प्रथम यवन डेमेट्रियस को कहा गया। प्रमुख हिंद यूनानी शासक था मिनांडर। मिनांडर को हराया था पुष्यमित्र शुंग ने। मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी नागसेन से। नागसेन जिनका नाम नागार्जुन भी था, नागसेन को ही नागार्जुन भी कहते हैं। मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा नागार्जुन से यानी नागसेन से ली थी। मिलिंद पनो ग्रंथ की रचना नागसेन ने की है। मिलिंद पनो ग्रंथ की रचना नागसेन ने की। यूनानियों के बाद भारत आए शक। सबसे पहले हिंद यूनानी आए थे, फिर शक आए थे, फिर पहलव आए थे, उसके बाद कुषाण आए थे। हिंद यूनानियों के बाद शक आए थे। शकों का सबसे प्रतापी शासक था रुद्रदमन। शकों का सबसे प्रतापी शासक था रुद्रदमन। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदमन ने किया। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदमन ने किया। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख को कहा गया है। ये संस्कृत में जारी पहला अभिलेख था जूनागढ़ का अभिलेख या गिरनार अभिलेख, जो किसने जारी किया था? रुद्रदमन द्वारा किया गया था। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है मौर्यों से। पहलव, जिनको पार्थियन कहा जाता है, इनकी राजधानी थी तक्षशिला। कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कड़फिसेस। कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कड़फिसेस। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क कुषाणों की दूसरी राजधानी थी मथुरा। कनिष्क अनुयायी था महायान संप्रदाय का। कनिष्क के दरबार में थे नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक, चरक संहिता। आयुर्वेद के जनक माना जाता है चरक को। भारत का आइंस्टीन कहते हैं नागार्जुन को। शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन। सिल्क मार्ग को आरंभ कराया कनिष्क ने। सिल्क मार्ग को कनिष्क ने आरंभ करवाया था। शक संवत चलवाया कनिष्क ने 78 ईस्वी में। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह होता है चैत। विक्रम संवत की शुरुआत हुई 58 ईसा पूर्व में। शक संवत चलाया कनिष्क ने 78 ईस्वी में और विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 58 ईसा पूर्व में। मतलब सबसे पहले विक्रम संवत आया, उसके बाद शक संवत आया था। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में ही हुआ था।
बाल विवाह प्रथा आरंभ हुआ कुषाण काल में। गांधार शैली फली फूली कुषाण काल में। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए कुषाणों ने। सबसे पहले सीसा के सिक्का चलवाया था सातवाहनों ने और शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए कुषाणों ने। प्राचीनतम सिक्का कहलाता है आहत सिक्के। प्राचीनतम सिक्का कहलाता है आहत सिक्के। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। अब यहाँ से गुप्त वंश स्टार्ट हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गुप्त वंश का पूरा जितना भी वन लाइन का क्वेश्चन बनता है सब देखेंगे। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त संवत चलाया चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम और इसका गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त और वास्तविक पूछे तो चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत चलाया चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।